हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों टू प्रयोग आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं जो कि पुराने वाले सेशन से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि पिछले सेशंस में हम पीवाईक्यू के आंसर्स डिस्कस करते थे, लेकिन आज हम स्मार्ट वर्क के तहत हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर हम यूपीएससी एग्जामिनर के माइंडसेट को हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करेगा। साथियों, यहाँ पर मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक माइंडसेट डेवलप हो, आपका एक लाइन ऑफ थिंकिंग डेवलप हो, जो यूपीएससी माइंडसेट चाहती है वो आपके अंदर डेवलप हो। जनरली एस्पिरेंट्स का ये एक सबसे बड़ा गलती होता है, इट इज अ ब्लंडर, अ मिस्टेक ऑफ अ लाइफ टाइम विच इज गोइंग टू कॉस्ट देम इयर्स एंड इयर्स, कि वो बस मेंस के पीवाईक्यू के नाम पे बस पीवाईक्यू करते रह जाते हैं। पीवाईक्यू तो वो सभी 7 लाख बच्चे करते हैं जो यूपीएससी की परीक्षा देने की ठान लेते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ वो 900 बच्चे ही क्यों सिलेक्ट हो पाते हैं? क्योंकि वो 900 बच्चों ने पीवाईक्यू एनालिसिस को इस हिसाब से किया रहता है, बाय अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ द यूपीएससी। सो आज का ये जो सेशन है ये उसी लाइन ऑफ थॉट के ऊपर है, जिसमें हर एक ईयर के पीवाईक्यू को खत्म होने के बाद, जैसे 2013 का पीवाईक्यू ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो उसको हम 2014 के पीवाईक्यूज के साथ कंपेयर करेंगे। मतलब 2013 में क्या पूछा गया और 2014 में क्या पूछा जाएगा, उस हिसाब से। एंड जैसे जैसे हर साल खत्म होगा हम ऐसे ही कंपैरिजन करेंगे, एंड लास्ट में हम प्रीवियस 10 इयर्स के यूपीएससी के पीवाईक्यू को एक साथ हम कंपेयर करेंगे और यूपीएससी के माइंडसेट को मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। ऐसे ही सेम चीज बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए भी आएंगे आपके लिए, जीएस 1 2 3 4। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस फैबुलस सेशन जो आपके ब्रेन को और ज्यादा सोचने पे मजबूर कर देगा। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर सेशन फॉर टुडे। जैसे कि हमें पता है कि जीएस 1 के अंदर हिस्ट्री मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो 4 भागों में डिवाइडेड है। एक तो हो जाता है इंडियन कल्चर, दूसरा हो जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तीसरा हो जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड चौथा हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री। अब मैंने आपको सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है वो सिलेबस का डिस्कशन, जिसके अंदर मैं बहुत डेप्थ में आपको बताता हूं, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर आप उसको रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैंने यहाँ पर इसको बहुत ब्रीफली डिवाइड किया था इस पर्टिकुलर सिलेबस को, तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को भी इन्हीं के पैटर्न में डिवाइड करेंगे, दैट इज कल्चर के क्वेश्चंस, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले अगर हम कल्चर के क्वेश्चंस को देखें कि भाई यूपीएससी ने कल्चर के अंदर क्या क्या सवाल पूछे हैं। सो देखिए साथियों, 2013 में और 2014 में अगर हम कल्चर की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पर आप देखेंगे कल्चर में यूपीएससी ने क्या बोला है। कल्चर का सिलेबस क्या है? आर्ट, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। यही 3 चीज यूपीएससी बोलता है एक लाइन के अंदर कि भाई मैंने सवाल पूछना है तो इन्हीं 3 टॉपिक्स के ऊपर पूछना है। अब यहाँ पर सीधा सीधा लिटरेचर पूछा है, दैट इज संगम लिटरेचर एंड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। बोला गया कि भाई हाउ कम संगम लिटरेचर एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये सवाल पूछा गया। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक जनरल एस्पिरेंट सिर्फ संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ लेगा और संगम लिटरेचर कैसे सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में पूछ लेगा, कि संगम लिटरेचर कैसे सोर्स ऑफ हिस्ट्री के तहत काम करता है। लेकिन भाई यूपीएससी ने तो पूरा लिटरेचर ही बोला है ना, तो यहाँ पर तो सिर्फ संगम है। लेकिन लिटरेचर को जब हम डिवाइड करते हैं तो लिटरेचर रिलीजियस भी हो सकता है, लिटरेचर सेक्युलर भी हो सकता है, लिटरेचर जो है वो इसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी हो सकता है, दैट इज पर्शियन लिटरेचर अलग हो सकता है, संस्कृत लिटरेचर अलग हो सकता है। ठीक है, देन लिटरेचर जो है साइंटिफिक लिटरेचर भी हो सकता है। यहाँ पर संगम लिटरेचर हैज बीन रिच सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऐसा पूछा गया है, तो क्या अब संगम के बदले कोई और लिटरेचर के टाइप्स नहीं पूछ सकते हैं? सो दिस इज व्हाट दे विल आस्क इन द फ्यूचर कमिंग टाइम्स। वेर एज अगला सवाल की जब हम बात करें तो यहाँ पर आर्ट, आर्ट को मैंने डाइसेक्ट किया था कि भाई परफॉर्मिंग आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट के अंदर डांसेस भी होते हैं, और यहाँ पर क्या पूछा था उन्होंने? तांडव डांस के बारे में पूछा। अपार्ट फ्रॉम दैट आर्किटेक्चर सीधा सीधा सिलेबस में दिया है, तो इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पूछ लिया कि भाई टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर चोला आर्किटेक्चर का क्या भाग भाग रहा है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। एंड 2013 के अंदर इन्होंने यही 2 मेजर सवाल पूछे थे। बट 2013 के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, जो 2014 में है, यूपीएससी ने 4 सवाल पूछे। अब इन चारों सवाल को समझने की कोशिश करो कि यहां पर इन्होंने आर्किटेक्चर ऑफ टेम्पल, टेम्पल आर्किटेक्चर पूछ लिया। वही सेम चीज 2014 में इन्होंने आईवीसी के आर्किटेक्चर को पूछ लिया, दैट इज अर्बनाइजेशन। अब अर्बनाइजेशन मतलब आर्किटेक्चर ही हुआ ना, सम सॉर्ट ऑफ। ठीक है, तो आईवीसी का यहां पर इन्होंने पूछ लिया।
अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर इन्होंने अगला क्या किया, इन्होंने स्कल्पचर के ऊपर सवाल पूछ लिया। ओके, एंड अब आप यहाँ पर देखोगे कि कुछ इन्होंने नए नए सवाल पूछे, दैट इज तक्षशिला और नालंदा के ऊपर इन्होंने ऐसा सवाल पूछा था कि भाई तक्षशिला और नालंदा हम इनको कैसे मॉडर्न यूनिवर्सिटीज बोल सकते हैं, और तक्षशिला से ज्यादा हम नालंदा को कैसे मॉडर्न यूनिवर्सिटीज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब मॉडर्न यूनिवर्सिटी हम क्यों बोल सकते हैं नालंदा को तक्षशिला से भी ज्यादा। एंड फाइनली इन्होंने पूछा कि भाई सूफी जो सेंट्स थे उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इन चेंजिंग द रिलीजियस आइडियाज ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे। अब यहाँ पर साथियों ये इनिशियल लेवल का डिस्कशन है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे मैं आपको दूसरे ईयर्स का भी कंपेयर करूंगा, तो वहां पर आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई ये जो 2013 और जो 2014 है ना, ये एक बेस बनता है आगे 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 का एक बेस बनता है मेंस के क्वेश्चंस पूछने का। सो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सो यहाँ पर अगर आपको सिमिलैरिटी नहीं दिखे सो दैट्स ओके, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी सिलेबस के अंदर से ही पूछ रहा है, और ऐसा नहीं है कि टोटली अलग पूछ रहा है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, बस उससे जुड़ा हुआ पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो दैट इज वन थिंग। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमने क्या देखा था कि भाई दो भाग थे। एक तो फ्रॉम द मिड 18th सेंचुरी एडी, मतलब 1750s से लेके टिल इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस 1947, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर था। एंड जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, यही दो चीजें थी सिलेबस के अंदर। सो इन दो चीजों के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछता। 2013 में उसने क्या पूछा, इंडियन वुमेन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में, ठीक है। ये मैंने आपको सिलेबस वाले टॉपिक के अंदर भी समझाया था, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर इंडियन वुमेन का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। और वही सेम चीज देखो, फ्रीडम स्ट्रगल तो सेम है, लेकिन फॉरेनर्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में। सो बस यहां पर क्या चेंज किया गया, फॉरेनर्स एंड वुमेन। तो क्या ये आगे चल के जो रेवोल्यूशनरीज थे उनका कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ सकते क्या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में? जो दलित्स थे उनका कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ सकते क्या? जो पेजेंट्स थे उनका कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ सकते? जो ट्राइब्स थे, ट्राइबल कल्चर के लोग थे, क्या उनका कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। सो दैट इज हाउ यूपीएससी जनरली रिपीट्स इटसेल्फ। इसके अलावा 2013 में यूपीएससी ने दो, यहां पर अगर आप देखोगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये मैंने आपको टाइटल भी दिया हुआ है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। एंड ये फिर यहाँ पर जैसे मैंने आपको सिलेबस वाले टॉपिक के अंदर भी बताया था कि इंडियन जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है उसको किस में डिवाइड किया जाता है, मेजर इश्यूज के अंदर, देन सिग्निफिकेंट पर्सनालिटीज के अंदर, एंड देन सिग्निफिकेंट इवेंट्स के अंदर। भाई इन इसके अंदर ये कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ये देखोगे इंडियन वुमेन एंड फ्रीडम स्ट्रगल एंड सेवरल फॉरेनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये क्या है, ये पर्सनालिटीज के कॉन्टेक्स्ट में आता है। एंड ये फ्रीडम स्ट्रगल क्या है, फ्रीडम स्ट्रगल एक इवेंट है, ठीक है। अब आगे चल के आपको अगले अगले सालों के अंदर जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे आपको ये चीज के ऊपर और आइडिया मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 2014 के अंदर क्या पूछा गया, अब फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पर सीधा सीधा सिलेबस में दिया गया था। सो फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ही नेवल म्यूटिनी के बारे में पूछ लिया गया। नेवल म्यूटिनी ये 1946 के अंदर इंडियंस के द्वारा नेवी के अंदर जो म्यूटिनी किया गया था, दैट वाज डन बाय द रॉयल इंडियन नेवी, ओके। एंड देन उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर आगे चल के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत के अंदर ही क्यों एम्पायर शेकिंग बैटल्स फॉट किए गए थे, इसके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे साथियों, बट राइट नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पर आपको इतनी सिमिलैरिटी नहीं दिख रही होगी, बट यहाँ पर आपको मेजरली फोकस किसके ऊपर करना है, सिलेबस के ऊपर। एंड जो 2013 और जो 2014 का पेपर है ना, वो आपका बेस बनेगा 2015, 16 और ये अगले मेंस के पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस बनने का, ऑलराइट। एंड यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन 2014 का अगर आप देखेंगे तो ये है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम द मिड 18th टिल द इंडिपेंडेंस। अब इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज पूछ लिया। अब ये देखो सिलेबस के अंदर क्या दिया था, मिड 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। सो यहाँ पर ब्रिटिश फ्रॉम मिड 18th टिल इंडिपेंडेंस, सो ये तो सिर्फ इतना ही है। अब क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज के बदले ये पॉलिटिकल पॉलिसीज की बात नहीं कर सकते, या सोशल पॉलिसीज की बात नहीं कर सकते, सोशल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम मिड 18th टिल इंडिपेंडेंस, या इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम मिड 18th टिल इंडिपेंडेंस। सो दिस इज हाउ
ये पीवाईक्यूज आपका एक बेस बनेगा। नेक्स्ट पर्सनालिटीज, जो अनदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस के अंदर दिया गया है। 2013 में इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने डलहौजी के ऊपर सवाल पूछ लिया, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद के ऊपर सवाल पूछ लिया। इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर सवाल पूछ लिया। लाल बहादुर शास्त्री मतलब क्या हो गया, जय जवान जय किसान। फिर उसके बाद ताशकंद अग्रीमेंट के ऊपर भी इन्होंने सवाल पूछ लिया था पोस्ट इंडिपेंडेंस में, वो हम देखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद एंड डलहौजी, ठीक है। वेरएस 2014 में इन्होंने पर्सनालिटीज के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे, सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर लेनिन के ऊपर ही सवाल पूछा। लेकिन 2016-17 इन सारे इयर्स में आप क्या देखेंगे कि ये लोग जो हैं ये गांधी के ऊपर सवाल पूछेंगे, ये लोग बोस के ऊपर सवाल पूछेंगे, ये लोग सरदार पटेल के ऊपर सवाल पूछेंगे, ये लोग BR अम्बेडकर के ऊपर सवाल पूछेंगे, ठीक है। ये और यहाँ पर आपने 2013 ये लोग आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे के ऊपर भी इन्होंने सवाल पूछ लिया। सो हु वर दीज पीपल, दे वर पर्सनालिटीज ओनली ना। यूपीएससी ने तो बोला ही है कि भाई हम पूछेंगे। सो 2013 के अंदर ये पूछे गई चीजों को ये 2016, 17, 18 के अंदर ये लोग पूछने का वापस से कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर इन्होंने 2013 में अगेन क्या पूछा, ये देखिए। पर्सनालिटीज मैंने अभी जस्ट आपको बताया, भूदान एंड ग्रामदान कौन से पर्सनालिटीज का था, आचार्य विनोबा भावे का। जय जवान जय किसान एंड ताशकंद किसका था, इट इज गोइंग टू बी ऑफ शास्त्री जी। सो यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर, पोस्ट इंडिपेंडेंस को भी इन्होंने सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो गया, पर्सनालिटीज हो गया एंड इश्यूज के ऊपर इन्होंने सवाल पूछ सकते हैं। अब सिग्निफिकेंट इवेंट्स में क्या हो सकता है, इंडो चाइना वॉर हो सकता है, ठीक है। देन इंडो पाकिस्तान वॉर हो सकता है। देन हमने ऑलरेडी सिग्निफिकेंट इवेंट्स में देख लिया था इमर्जेंस ऑफ बांग्लादेश, इसका आंसर हमने ऑलरेडी देख लिया है। देन कारगिल वॉर हो सकता है, देन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस हो सकता है, देन इंडस वाटर ट्रीटी हो सकता है। ओके, सो these are the significant events of the post independence। और इन्हीं के साथ साथ जुड़े हुए जवाहरलाल नेहरू का फॉरेन पॉलिसी ये आपसे पूछ सकते हैं। द पंचशील पॉलिसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा सकता है। द ट्राइबल इंटीग्रेशन के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ट्राइब्स को कैसे मेन लाइन जो पॉपुलेशन है उसके साथ लाया गया। सो ये 2013 का जो ये सारे सवाल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 2014 में तो नहीं पूछा इसके कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आगे आने वाले ईयर्स के अंदर पूछेगा। 2013 में आपने देखा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए, लेकिन 2014 में इन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा है पोस्ट इंडिपेंडेंस का। मतलब 2014 से पोस्ट इंडिपेंडेंस का कहीं ना कहीं वेटेज जो है कम हुआ है, और वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी आप यही चीज आपको देखने मिलेगी। हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस को टोटली इग्नोर कर देना है। ये 2-3 साल नहीं पूछेंगे, लेकिन उसके बाद वापस से पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल पूछना शुरू कर देंगे। नाउ व्हेन वी मूव टू वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी देखा 2013 के अंदर इन्होंने किसके किसके ऊपर सवाल पूछा है। एक तो इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर सवाल पूछा, जिसके अंदर इन्होंने कंपेयर किया था जापान को वेस्ट से, और बोला था कि जापान का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अलग है वेस्ट से। देन इन्होंने अफ्रीका के पार्टीशंस के बारे में बोला कि भाई ये यूरोपियंस की वजह से अफ्रीका का पार्टीशन हुआ। देन अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बात किया, जिसके अंदर इन्होंने मर्केंटलिज्म को जोड़ने का प्रयास किया था, दैट इज इट वाज इकोनॉमिक रिवोल्ट। एंड फाइनली इन्होंने ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन की बात की। अब ये सब चीजें हैं क्या, ये सब चीजें दे आर सिग्निफिकेंट इवेंट्स। अगेन वही चीज सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं। सो सिग्निफिकेंट इवेंट्स के ऊपर इन्होंने सवाल पूछ लिया। अब यहां पर अगर आप देखोगे, सो ये जो है ये कॉलोनियलिज्म के ऊपर है। 2013 में इन्होंने कॉलोनियलिज्म के ऊपर सवाल पूछा, ठीक है। 2013 में इन्होंने इकोनॉमी के ऊपर सवाल पूछा, ठीक है, इकोनॉमी दैट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इकोनॉमी के ऊपर। देन इसके बाद इन्होंने रेवोल्यूशन के ऊपर सवाल पूछा, ऑलराइट, एंड ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। नाउ इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, सो 2014 में इन्होंने क्या पूछ लिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लेनिन इन 1921। अगेन ये क्या है, ये ईस्ट का इकोनॉमी है, ईस्ट का इकोनॉमी इन्होंने पूछा है। यहाँ पर इन्होंने जापान की इकोनॉमी विच वाज अगेन ईस्टर्न कंट्री, साउथ साउथ एशियन कंट्री, यहाँ पर भी रशिया यूएसएसआर इट वाज एन एशियन कंट्री, ऑल्दो यूरेशिया है आज के टाइम में, बट एशियन कंट्री, उस जमाने में एशियन कंट्री था, ईस्टर्न कंट्री था। तो इसके इकोनॉमी के बारे में पूछ लिया। क्या ये सिमिलैरिटी आपको दिख नहीं रही है यहाँ पर? अगर हमें पता रहता कि भाई ईस्टर्न कंट्रीज के इकोनॉमी के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो ये चीज हमें पढ़ लेना चाहिए था। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर कॉलोनियलिज्म के बारे में पूछा कि भाई कॉलोनियलिज्म के या तो आप अमेरिकन रेवोल्यूशन ले लो कि ये भी कॉलोनियलिज्म के खिलाफ ही काम किया गया। सो क्या यहाँ पर इन्होंने कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया नहीं पूछ लिया आपसे? सो यहाँ पर ये सिमिलैरिटी हमें बिठानी है।
इसके अलावा इन्होंने दो कुछ ऐसे सवाल पूछे वर्ल्ड के ग्लोबल इवेंट्स के अंदर, दैट इज द सुएज क्राइसिस पूछा, जिसका आगे आने वाले समय में दे विल कोरिलेट सर्टेन क्वेश्चंस। सो यहां से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं साथियों कि जो यूपीएससी पीवाईक्यूज के अंदर 2013 और 2014 के अंदर उन्होंने पूछा है वो कहीं ना कहीं आपका बेस बनेगा जिसके ऊपर हमें मेहनत करनी है। अब क्या करेंगे अपने कि आगे चल के है ना, व्हाट वील डू इज ये पीवाईक्यू एनालिसिस के साथ साथ वील आल्सो डू अ मच मोर डीपर पीवाईक्यू एनालिसिस, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई कौन से टॉपिक्स से कौन से सवाल पूछे गए हैं, वो कितने रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स में वो सवाल को पूछा गया है, और उसी सवाल के बेसिस पे हम फर्दर कौन से ऐसे फ्रीक्वेंट सवाल है जिसको पूछा जा सकता है। सो सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि यही इन्हीं पर्टिकुलर चीजों से आप और ज्यादा सोच पाएंगे एंड यू माइट प्रिडिक्ट द क्वेश्चंस दैट माइट बी देयर। और अगर इवन इफ यू माइट नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट, तो आप इतने आप प्रैक्टिस कर चुके रहोगे कि यू विल बी एबल टू राइट सच गुड आंसर्स, जिसके वजह से आपका इंटरव्यू लिस्ट के अंदर नाम आएगा। सो दिस इज द 2013 एंड 2014 का पीवाईक्यू का कंपैरिजन। अगले वाले जो कंपैरिजन है वो ऐसे ही हम लाते रहेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एवरी ईयर। So with this, I thank every one of you for watching. If you like the content, do like, share and subscribe. Thank you very much.